हाय हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर पे। देखिएगा, आज जो वीडियो जो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही बीएड को ध्यान में रखते हुए। और जैसे आपको पता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीएड के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो एक चैप्टर होता है आपका पाठ्यक्रम में भाषा, यानी कि लैंग्वेज इन करिकुलम। ठीक, करिकुलम चैप्टर होता है, वो सब्जेक्ट होता। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। देखिएगा, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होता, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 10 मिनट का होगा, लेकिन आप एक बार से सुनोगे, 2 बार सुनोगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ये हमेशा याद हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोला है इसने भाषा का अर्थ बताना और भाषा की परिभाषा बतानी है और इसकी प्रकृति और इसकी क्या क्या विशेषता होती है। भाषा के बारे में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ये लिखा, देखिएगा, भाषा का अर्थ हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जीवन मंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है और भाषा के कारण ही मनुष्य है और जीवधारी में सर्वोत्तम स्थान है। मतलब सबसे ऊंचा जीवधारी में कौन है? मनुष्य किस वजह से? क्यों? मनुष्य की भाषा है, इसलिए। परंतु भाषा के आविष्कार के लिए पहले ही मनुष्य का होना आवश्यक है और मनुष्य एक कलाकृति है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया मैंने। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिक के लिए एक रहस्य है और डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु ध्वनि और शब्दों और बोली के विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुंच गई है। भाषा के विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ वैसे वैसे मानव का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे ही भाषा का विकास हुआ, ये कहना चाह रहा है। और भाषा को यदि प्रकृति की देन है मानते हैं तो यह प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना है। मतलब प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ रचना इसे रचा है भाषा को। भाषा भावों एवं विचारकों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन है एवं माध्यम है। क्या बोला? भाषा भावों एवं विचारकों की जननी है और अभिव्यक्ति, जो अपने आप से बातें कहें, ठीक है, का साधन एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। देखिएगा, हर व्यक्ति की अलग अलग भाषा होती है, किसी की भाषा अच्छी हो तो किसी की गलत हो सकती है। तो ये कह रहा, भाषा के कारण ही मनुष्य एक उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। मुंह के अंगों की सहायता से विविध प्रकार की ध्वनि का उच्चारण उत्पन्न करता है, जिसे अक्षर तथा शब्दों से प्रकट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अक्षर को मिलकर शब्द बनते हैं ना, उसे प्रकट करते हैं। आज भी मनुष्य की अनुभूतियां जो शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है, उसको अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मूक भाषा मतलब जो चुप रहते हैं, चुप रह के अपना इशारा करके जवाब दे देते हैं, मूक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर व्यक्तियों को कहते सुना होगा कि अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। यदि दुखी व्यक्ति अपनी वेदना से अभिव्यक्ति आशुधारा मतलब भी रोक के ही कर पाता है। मतलब किसी को कोई वेदना है, कुछ दिक्कत है, तो वो क्या करता है, वो रोक के ही दिखा सकता है, उससे ही पता चलता है कि दुखी में है। प्राय देखा जाता है कि अपने विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करने के लिए मानव जिस संसाधन का प्रयोग करता है, उसी को भाषा कहते हैं। पृथ्वी पर आज रहने वाला जीव किसी न किसी माध्यम से अपनी भावाव्यक्ति करता है। मतलब जो कोई, जैसे कि आप कुत्ता बिल्ली है, कुछ ना कुछ बोल के या कुछ इशारा करके अपनी भावाव्यक्ति, मतलब जो उसकी भावना है, उसे प्रकट करता है। विस्तृत अर्थों में अभिव्यक्ति के प्रत्येक माध्यम को भाषा का ही संज्ञा दी जाती है। जैसे कुत्ता का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, पक्षी का कलरब और हाथी का चिंघाड़ना उनकी भाषा है। यहाँ तक कि एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। एक मूर्ति बनाता है, उसके दिमाग में जो चल रही वही मूर्ति बनाएगा। लेकिन इस सब के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो वो कहना चाहता है सुनने और देखने वाला उसी रूप में समझे और देखे। इसीलिए भाषाविद ध्वनि संकेतों के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति को भी भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये क्या फिर दिखेगा, इसलिए भाषाविद ध्वनि संकेतों के माध्यम से मतलब इशारे करके भी अभिव्यक्ति को भी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
जो इशारा करके जो बताते हैं उसको भी इसने क्या भाषा माना है। विचारों को व्यक्त करने वाले ध्वनियाँ और शब्द वाक्यों को समूह की ही भाषा है। बात करते हैं नेक्स्ट ध्वनियाँ यादृच्छिक कल्पित होती है, इसलिए एक प्रकार के विचार तथा भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ये क्या कह रहा है, देखिए यादृच्छिक यानी कल्पित होती है, कल्पना जो होती है ध्वनियाँ, ठीक। इसलिए एक प्रकार के विचार तथा भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ध्वनियाँ प्रयोग की जाती है। और ध्वनि की भाषा स्थायी रूप में होती है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलती रहती है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब देखिएगा आपके मम्मी पापा अलग भाषा, अगर जैसे समय बदलते गया, पहले आपने देखा होगा थोड़ी वैसी भाषा बोली जाती थी, अब भाषा में सुधार होता चला गया, ये इसी बात को कहना चाह रहा है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। मानव संस्कृति द्वारा सभ्यता के विकास में इसका विरोध, इसका विशेष योगदान रहा है। ए पेई एक लेखक है, उन्होंने ए पेई एक वो होंगे वैज्ञानिक होंगे, उन्होंने लिखा भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। जो भाषा की कहानी कही गई वो सभ्यता की कहानी है। और भाषा की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दे रखी है, देखिएगा अलग अलग महोदय जी ने अलग अलग परिभाषाएं लिख रखी है। आप लोगों को देखिएगा जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखना, कम से कम 5 परिभाषा वहाँ लिखनी होगी। स्वीट महोदय लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की चेरी बनती हुई ध्वनि यह लिपि के रूप में विचारों में भावों में व्यक्त होती है। मतलब भाषा वो है जो उसके दिल में बन रही है बात है, इसके दिमाग में वो जो बात आ रही है, या तो वो लिख के बता देगा या फिर वो बोल के बता देगा, तो इसी को अभिव्यक्त करने के लिए बता रहा है, ठीक है, यही भाषा है। ये कौन कह रहे हैं, ये स्वीट महोदय कह रहे हैं। अब देखिएगा आगे क्या, स्वीट महोदय ने कहा है, स्वीट ने कहा है, स्वीट देखिएगा किसी का नाम है ये, भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों को अभिव्यक्तिकरण है। अन्य भाषा शास्त्री एक और भाषा शास्त्री हुए, उन्होंने अलग परिभाषा दी है। भाषा मानव व्यवहार के अत्यंत आवश्यक रूप में एक है। अब देखिएगा सारे आप आराम से सब पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसे लिखा पतंजलि मुनि ने क्या लिखा, भाषा एक व्यापार है जिसे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और ओटो जसपर्सन ने लिखा है, क्या लिखा है, देखिए भाषा एक ऐसी मानवीय वृत्ति का समूह है जिसका उद्देश्य भाषा और विचारों को अभिव्यक्त तथा दूसरों तक प्रसार यानी दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा वैज्ञानिक बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विनिमय मतलब आदान प्रदान करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अब देखिएगा, देखो अलग अलग परिभाषा दे रखी है, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, उपयुक्त परिभाषा का निष्कर्ष निकलता है कि प्रमुख तत्व ध्वनि संकेत तथा चिन्ह होते हैं, परंतु विशेष रूप से शब्द और सार्थक शब्द समूह को उसमें सम्मिलित किए जाते हैं भाषा में। अब भाषा की क्या क्या प्रकृति हो सकती है, देखिएगा भाषा की क्या क्या प्रकृति होती है। जब बच्चा छोटा होता है कैसे भाषा का अर्जित करता है, ठीक है, कैसे वातावरण में रहता है, सब चीज़ हमें यहाँ सीखनी है। भाषा की उन्नति, वो भाषा अपनी प्रकृति और अपना स्वभाव है। भाषा की अपनी प्रकृति और अपना ही स्वभाव है, और इस प्रकृति और स्वभाव के बारे में भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिसको आराम से समझा जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। आप यहाँ भी देखिए, सब सेम लैंग्वेज हमेशा पेपरों में नहीं लिखते हैं। उसका कारण ये होता है, अगर देखो 4-5 कॉपी में सेम लैंग्वेज लिखी होती है तो एग्जामिनर मानता है इसको कि नकल की गई है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें करना होगा। अब थोड़ा डिफरेंट जब भी किया जा सकता है जब या तो आपने वीडियो पढ़ते हुए या वीडियो को देखते हुए थोड़े शब्दों में अपना परिवर्तन लाए हों, लेकिन उसका वो नहीं बदलना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति है क्या, देखिए कोई भी छोटा बच्चा जन्म से लेकर कोई भाषा सीख कर नहीं आता। इस पॉइंट में समझाया, कोई भी बात अपने जन्म से सीख कर नहीं आता, क्या जन्म के बाद वो यहीं रह करके उसको अर्जित करता है। देखिए क्या लिखा, कोई भी बालक भाषा जन्म से सीख कर नहीं आता, बल्कि वे अपने अभिभावकों के साथ यानी माता पिता के साथ रहकर ही भाषा को अर्जन सीखता है। यदि बालक को भाषा से संबंधित वातावरण उपलब्ध नहीं हो तो वो गूंगा ही रह जाएगा। मतलब उसके मम्मी पापा अगर बोलते नहीं है तो उसका बेटा भी कम ही बोलेगा, हालांकि गूंगा तो नहीं रहेगा लेकिन कम बोलेगा, भाषा का अर्जन नहीं कर सकेगा, भाषा सीख ही नहीं सकेगा। जिस भाषा के वातावरण में रहेगा वो वैसी, देखिएगा आप लोग, हम लोग जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ की खड़ी बोली बोलते हैं,
यूपी में देखें मेरठ साइड से बिलोंग करते हैं तो खड़ी बोली बोलते हैं। अगर आप यूपी में कानपुर की साइड से जाओगे तो या लखनऊ में जाओगे तो क्या बोलेंगे, कानपुर में कानपुरिया बोलेंगे और लखनऊ में जाओगे तो अवध बोलेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा जगह जैसा जैसा वहाँ का वातावरण है वहाँ की वैसी भाषा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। क्या कह रहा है, छोटे बालक बड़े का अनुकरण करते हैं, मतलब बड़ों से सीखते हैं, जैसे बड़े बोलते हैं वैसे छोटे सीखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का अनुकरण करती है। ठीक है, जैसे पुरानी पीढ़ी बोलते चली जा रही, नई पीढ़ी ऐसी बात सीखती है, यही बात कही इन्हें, और भाषा सीख जाते हैं। बालक स्कूल में शिक्षिका या शिक्षक का अनुकरण करते हैं और भाषा सीख जाते हैं। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का अनुकरण करके ही सीखी जाती है। मतलब कि ऐसा कह रहा है ये, जो आपकी मातृभाषा है वो है, और अन्य भाषा को अनुकरण सीख के ही उसको सीखी जा सकती है। अब बात क्या है, भाषा का परिवर्तनशील। अब देखिएगा, आपने देखा होगा समय समय पर कुछ लोगों की भाषा बदलती चली जाती है। भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा बहता हुआ नीर है। क्या भाषा बहता हुआ नीर है, यानी बहता हुआ पानी है। भाषा का रूप हमेशा एक सा नहीं रहा है। भाषा का कोई अंतिम भी रूप नहीं रहा है। किसी भी भाषा का विकास उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार बालक का विकास होता है। ज्ञान की तुलना में भाषा का अर्जन मंद गति के साथ होता है। इसके साथ ही भाषा का स्थान परिवर्तन के साथ भी बदलता रहता है। सभी स्थानों पर एक जैसा देखने को नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप मेरठ साइड में जाते हैं या हमारे बिजनौर साइड में आते हैं तो हमारे यहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, बात खड़ी बोली बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं। यही बात अगर आप लखनऊ या कानपुर या बरेली वगैरह जाओगे तो क्या वहाँ की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इस बात को इसने परिवर्तनशील वाले पॉइंट में कहा है। चलते हैं नेक्स्ट के। भाषा के बारे में यह कहना उचित ही रहेगा, पेन ले ले। भाषा के बारे में यह कहना उचित ही रहेगा कि भाषा काल स्थान और व्यक्ति परिवर्तन के साथ ही बदलती रहती है। जैसे जैसे समय बदलेगा और जैसे जैसे व्यक्ति बदलेंगे तो क्या भाषा भी बदलती रहेगी। परिवर्तन के अर्थ में संकोच के साथ अर्थ विस्तार भी होता रहेगा। मतलब अर्थ भी बदलता रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, ये कहना चाह रहा है। भाषा में अपने मूल रूप में मौखिक साधन है। क्या कह रहा, भाषा अपने में मूल रूप से मौखिक साधन है, मतलब बोलने का। भाषा का विकास अपने प्रारंभिक काल में मौखिक रूप से ही हुआ है। मानव अपने शैशव काल में भाषा मौखिक रूप का ही अधिक से अधिक सहारा लेता था बोलने का। भाषा का लिखित रूप बहुत बाद विकसित हुआ। मतलब शैशव काल मतलब पुराने काल के बोल के ही काम चला लेते, लेकिन लिखने का काम बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन भाषा का लिखित रूप भाषा के अधूरेपन को दूर करके इसे पूर्ण बनाता है। कुछ चीज़ें हम बोलते हुए गलत बोल देते, लेकिन लिखते हैं तो गलत नहीं लिख पाते। इस बात को इसने कहा है। भाषा को लिखित रूप और सभ्यता की देन है, जिससे भाषा को सुरक्षित रूप प्रदान किया जा सके। भाषा चिन्हात्मक है। मतलब भाषा चिन्हात्मक मतलब क्या है, जैसे आपको कोई काम करना है तो आप वहाँ पे क्या चिन्ह बना देंगे, उसके हिसाब से। देखिए, भाषा का लिखित रूप चिन्ह पर आधारित है। चिन्हों का सीखना और याद करना अत्यंत आवश्यक होता है। जलज एक फूल जिसकी आकृति हमें परिचित कराती है कि इस फूल से पर्याय रूप कमल भी है और ये फूल पानी में होता है। जलज का मतलब क्या, वो पानी में भी है और ये कमल होगा, ये पानी में ही खिलता है। यह 3 ध्वनियों का मेल से बनता है। ठीक है, और इस ध्वनि एक प्रकार के स्वर चिन्ह हैं जिसको लिपि चिन्हों में बदलते हैं। और सारांश में हम ये यूं कह सकते हैं कि भाषा की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले विचार फिर विचार को व्यक्त करने के लिए स्वर चिन्ह और अंत में स्वर चिन्हों के प्रतीक लिपि चिन्ह है। और नेक्स्ट पढ़ते देखिए, भाषा सभ्यता की चितेरी है। भाषा सभ्यता की चितेरी है। भाषा जिस सभ्यता में विकास होता है, भाषा का जिस सभ्यता में विकास होता है वह उसी सभ्यता का चित्रण भी करती है, सभ्यता से प्रभावित भी होती है। और बेन जॉनसन ने लिखा कि भाषा समाज के लिए, भाषा देखिए इसकी परिभाषा इसमें डाल देना, भाषा समाज के लिए केवल साधन मात्र है। और भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा की प्रकृति देखी, भाषा की परिभाषा देखी, और आप क्या देख रहे हैं, भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या बोल रहे हैं देखिएगा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।
ठीक है, क्या है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषा और पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु यह मत सदैव सत्य नहीं रहा है। किंतु भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ ही दिन पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, तो वह भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा, वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो बालक हमेशा कौन सी भारतीय भाषा बोलता, यानी समय के हिसाब से उसने भाषा उसकी बदल जाएगी, पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा। उसके बाद क्या कह रहा है, भाषा परंपरागत व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरागत है, उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब भाषा को सीख तो सकता है पर भाषा को बना नहीं सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है और व्यक्ति परंपरा तथा समाज में से उसका अर्जन करता है। एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है। मतलब उसमें थोड़ा बदलाव तो कर सकता है, लेकिन उसे उत्पन्न कोई नई भाषा नहीं बना सकता, ठीक है ना। यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह परंपरा और समाज। ये भाषा हमें किसने दी, हमारी परंपराओं ने दी, हमारे समाज ने दी। उसके बाद भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, यही आप बात पीछे पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा अंतिम रूप अमुक है। मतलब भाषा में समय समय पर बदलाव होता रहा तो उसका अमुक रूप मतलब अंतिम अमुक रूप तो हो ही नहीं सकता। वस्तुतः भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा में होता है। मातृभाषा का अंतिम रूप तो आवश्यक अंतिम होता है, किंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं है। भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है, मतलब बदलती रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले व्यक्ति का विचार था कि भाषा वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है। कुछ व्यक्तियों का विचार था कि भाषा दोनों परिस्थितियों से होकर, परंतु अब दोनों ही विचारों में कोई तथ्य नहीं रह गया। मतलब इसका अर्थ क्या है, भाषा संयोगावस्था से विनियोगावस्था की ओर जाती है। विनियोग से तात्पर्य क्या है, विघटित होना और मोहन खादती है, मोहन खाता है का हो जाना। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत को वियोगावस्था हो गई है, मतलब संस्कृत के जैसे अब हिंदी हो गई है तो उसका रूप उन्होंने बदल लिया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है, मतलब भाषा जो सीखी जा सकती है समाज में रहकर ही सीखी जा सकती है। वास्तविकता यह है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है, उसका प्रयोग समाज में होता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसका विचार विनिमय के लिए भाषा का आवश्यकता ही पड़ती है। मतलब जो अपनी बात रखेगा, बात सुनेगा, कहेगा तो काय की आवश्यकता पड़ेगी, भाषा की आवश्यकता। लेकिन भाषा क्या है, अद्यांत सामाजिक वस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, देखिएगा, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और पूर्णता की ओर जाती है। स्थूलता से सूक्ष्मता और पूर्णता की ओर जाती है। भाषा शुरू में तो स्थूल होती है, परंतु धीरे धीरे वे सूक्ष्म भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं अपूर्ण और अपूर्ण से पूर्ण हो जाती है। परंतु ये सभी बातों का प्रयोग निर्भर करता है कि वर्तमान समय में हिंदी और प्राचीन समय में हिंदी की तुलना में सूक्ष्म तथा पूर्ण है, परंतु संस्कृत की तुलना में सूक्ष्म तथा पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी अब तक अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो विकसित नहीं हुई, जिससे संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले हो चुकी थी। ये कह रहा है संस्कृत देखो पहले बहुत चलती थी, ठीक है, तो संस्कृत के कुछ वर्ड आज भी कहीं कहीं बोले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इसी बात को कह रहे हैं स्थूलता। उसके बाद कह रहे भाषा का अर्जन और अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का जो अर्जन होता है अनुकरण द्वारा, मतलब जैसे दूसरों को देखेंगे वैसे सीखेंगे। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बच्चे के सामने माँ रोटी को रोटी कहती है तो वह सुनता है, वह धीरे धीरे स्वयं कहने का प्रयत्न करता है, परंतु वस्तुतः अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हम भाषा का अनुकरण के सहारे ही सीखते हैं। अनुकरण मतलब कहते हैं दूसरों से सीखना के लिए,
भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मतलब अगर कठिन भाषा है, कोई कठिन शब्द बोला जाए, उसे आप आसानी की तरफ से जा सकते हैं। सत्यता यह है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम से महत्तम कार्य करना चाहता है, मतलब कम मेहनत करनी पड़े और उसके अच्छा काम हो सके। मनुष्य की यह प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे टेलीविजन को टीवी कहकर काम चला लेता, वास्तविक शब्द कष्ट साध्य होने के कारण सिर्फ टीवी कहकर टीवी कहकर काम चला लिया जाता है और व्याकरण में यही नियम लागू होता है। अंत आरंभ में तो रूपों में अपवादों में अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषा में आते आते नियम बनकर रूप में कम हो गए, अपवादों का अधिकता भी कम हो गई। भाषा परिवर्तनशील रही है, भाषा बदलती रहती है, आपको पता ही है। देखिएगा मैंने कई बार किस बात को कहा है। वस्तुतः भाषा में मौखिक रूप से भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जा सकता है, लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे ही चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होते हैं। मतलब जैसे आपने कुछ किसी की नकल करी तो वो नकल हमेशा अपूर्ण होगी, पूरी नहीं हो सकती। इसी कारण भाषा का सदा परिवर्तन होता रहता है। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक भिन्नता का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म भिन्नता भी भाषा परिवर्तन का कारण बन जाती है। देखिएगा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को हमारा पसंद आया होगा। अगर ये आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो आपको क्या करना है, देखिएगा मैं बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह को आपको जब तक आपके बीएड के एग्जाम चलते रहेंगे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।